हेलो एंड वेलकम टू कोड आईएएस। प्रीलिम्स 2026 लिस्ट जारी हो गई। जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए है जिनका नहीं हुआ है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मेंस रेडी बाय दिसंबर। इसका क्या मतलब है कि हमें दिसंबर तक मेंस रेडी करना है। उसमें हम प्री भी पढ़ेंगे। मेंस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, पर जब हम कोई बेसिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो प्री का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके हम उसका आंसर राइटिंग या जो भी प्रोसेस है हम वो आगे कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का जब तक अगर हम पूरा होलिस्टिक अगर पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस सब्जेक्ट का कोर कॉन्सेप्ट या बेसिक नॉलेज समझ नहीं पाएंगे। ये 2027 यानी 2027 में जो यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं ये लेक्चर उनके लिए है, क्योंकि जिनका 2026 में प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं आगे। हम अभी प्लान पे बात करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें ब्रॉड स्टडी की बात होगा। इस साल 2026 का पेपर देखकर पता चल गया होगा कि केवल कोई स्पेसिफिक चीज़ पढ़ करके प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया जा सकता है। अगर आप केवल प्रीलिम्स की 4, 5, 6 सब्जेक्ट पढ़ करके अगर प्रीलिम्स क्लियर कर भी लेते हो तो भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि मेंस की सब्जेक्ट आपकी नहीं है, आपने आंसर राइटिंग नहीं की, तो बहुत रेयर चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो पाओ। इस लेक्चर में हम अभी से लेकर के दिसंबर तक क्या करने वाले हैं उसकी एक एक सारे पॉइंट की बात करेंगे। पूरा रोड मैप हम बनाएंगे कि अभी कैसे क्या काम करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि यदि आप कोई भी काम सिस्टम से करते हो तो वो तरीके से होते जाता है, उसमें आप डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हो। नहीं तो फिर यही है कि हम यदि पढ़ाई करते हैं, अगर कोई टारगेट हमारे पास नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, तो हम रैंडम तरीके से पढ़ाई करते हैं और उसमें हम कंप्लीट तो करते हैं पर फिर भी हम पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें लगेगा कि यार मैंने पढ़ तो लिया पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ना ही हमारे पास कुछ कंसाइज नोट्स बन पाता है। तो इन सभी मुद्दों को, इन सभी इशू को सॉल्व करेंगे और बात करेंगे कि हम अगले दिसंबर तक 6-7 मंथ में क्या करेंगे और उसका कैसे कैसे तैयार करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी हाउ मच सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी। अब सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। हमें प्रायः बता दिया जाता है या फिर हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, साइंस टेक इन्वायरमेंट, जो कोर सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स के लिए है वही बार बार पढ़ते रहते हैं। मेंस के कुछ कोर सब्जेक्ट हम पढ़ते भी नहीं हैं। तो अभी हम टोटल सब्जेक्ट काउंट करेंगे कि कितने हमें पढ़ने हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि यार मुझे इतना सब्जेक्ट तो कंप्लीट करना है। किसी भी सिचुएशन पे इतना सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे जितने भी सिलेबस है ये हम GS 1, 2, 3, 4 इनके बेस पे हम डिवाइड करेंगे कि कितने कितने हमें पढ़ने हैं। फिर हमारा ऑप्शनल भी हो गया, एसे भी हो गया और क्वालिफाइंग पेपर भी हो गया, ये सब भी हो गया। ठीक, तो अब देखिए GS 1 में हमें कितने पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सेक्शन में देखिए कितने हैं। एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। केवल हिस्ट्री सेक्शन में हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब आप जिसमें ये P लिखा हुआ है वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो मेंस और प्री दोनों में आते हैं, और जहाँ P नहीं लिखा हुआ है वो केवल मेंस की सब्जेक्ट है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद की जो भी इतिहास रहा है वो हमें प्रीलिम्स में नहीं आता, और विश्व इतिहास जो है वो भी प्रीलिम्स में नहीं आता है। तो GS 1 में हिस्ट्री में, एंशिएंट, प्री और मेंस दोनों में, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर। अब एंशिएंट और मेडिवल का स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आपको ये लगेगा कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, पर जब आप क्वेश्चन देखोगे AMAC यानी एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर से मिला करके क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। और प्री में तो एंशिएंट से भी, मेडिवल से भी, आर्ट एंड कल्चर से भी पूछा ही जाता है, और मॉडर्न तो प्री और मेंस दोनों के लिए है। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री ये केवल मेंस के लिए है, तो इसको हम प्री क्वालिफाई करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, पर इसको भी कैसे ख़त्म करना है इसका भी बात करेंगे हम। अब आते हैं GS 1 में ही ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी प्री मेंस दोनों के लिए, और मैपिंग प्री मेंस दोनों के लिए। तो अब मैपिंग प्री मेंस दोनों के लिए कैसे आएगा? मेंस में मैपिंग का क्या यूज होगा? तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो यदि ज्योग्राफी का, तो उसमें आप मैप बनाओगे। मान लेते हैं वर्ल्ड का कहीं कुछ ऐसा लोकेशन बना दिए, तो उससे जो है मार्किंग इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ये मैपिंग वगैरह ये आंसर को इनरिच करता है। अब फिर हमारा नेक्स्ट है सोसाइटी, ये GS 1 का ही है, तो ये केवल मेंस का सब्जेक्ट है, ये प्री में उतना रिलेटेड नहीं है, अगर कुछ स्कीम्स वगैरह की बात छोड़ दे तो। बाकी सोसाइटी का जो पोर्शन है वो मेंस का ही है। तो GS 1 में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब आप देखो, हम पढ़ते हैं कुछ कोर सब्जेक्ट्स जो हमेशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ये सब पढ़ते रहते हैं, पॉलिटी, पर आपको सोसाइटी भी पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग भी पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, मॉडर्न भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, मेडाइवल भी पढ़ना है और एंशिएंट भी पढ़नी है।
अब आते हैं हम GS2 में, यानी GS1 में तो केवल 10 सब्जेक्ट हो गए। अब GS2 में आते हैं पॉलिटी, प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ना है, गवर्नेंस ये केवल मेंस के लिए पढ़ना है, IR प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ना है। और इस बार 2026 का पेपर देखकर पता चल गया होगा कि IR कितना इंपॉर्टेंट है। फिर सोशल जस्टिस, ये GS2 का सब्जेक्ट है जो केवल मेंस में पढ़ना है, पर हम इसको कंबाइंड करके पढ़ते हैं सोसाइटी के साथ। कि जब आप सोसाइटी पढ़ रहे हो तो उसी के साथ सोशल जस्टिस पढ़ लो, तो ये दोनों एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ा जाता है। तो यदि अगर पेपर वाइज सब्जेक्ट काउंट करें तो ये तो 14 हो गए GS1 और GS2 मिला करके। GS3 की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स प्री प्लस मेंस दोनों में आता है, एग्रीकल्चर प्री प्लस मेंस दोनों में आता है, इन्वायरमेंट प्री प्लस मेंस दोनों में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्री प्लस मेंस दोनों में है, इंटरनल सिक्योरिटी जिसको आंतरिक सुरक्षा बोलते हैं ये केवल मेंस की पार्ट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट दैट मीन्स आपदा प्रबंधन ये केवल मेंस का पार्ट है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 20 सब्जेक्ट हो गए आपके अभी। तो GS1 से GS3 तक 20 सब्जेक्ट हो गए। GS4 में एक इथिक्स है और केस स्टडी है, तो हम इथिक्स और केस स्टडी को एक ही मान लेते हैं, तो ये 21 सब्जेक्ट ये हो गए। उसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में अलग से पढ़ने पड़ेंगे, CSET, करेंट अफेयर्स हो गए, और कुछ ऐसे पेपर है जो मैंने अभी इसमें नोट डाउन नहीं किया है, वो है एस्से, उसको भी यदि अलग से काउंट करें तो ये हो जाएगा 24 नंबर, और क्वालिफाइंग पेपर तो 26 ऐसे पेपर है जो आपको पढ़ने हैं। तो 26 पेपर के लिए अगर आप ये अभी से 6 महीने मेंस वाले सेक्शन पे नहीं देंगे तो प्री वाले सेक्शन तो हम प्री के ड्यूरेशन में कवर कर लेते हैं, पर मेंस वाले सेक्शन हमारा रह जाता है ये बैकलॉग रह जाता है। अब इसमें होता क्या है कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, पर मेंस के टाइम में ये सब सब्जेक्ट का पता ही नहीं चल पा रहा है, तो आप 5 बार प्री क्वालिफाई कर लो, उससे मैटर नहीं करता है। जब तक आपका मेंस प्रिपेयर नहीं रहेगा और वो आंसर राइटिंग नहीं रहेगी, देन डेफिनेटली यू कैन नॉट क्लियर UPSC फाइनल सिलेक्शन। तो अब सेपरेट करके बात करते हैं कि प्री प्लस मेंस की सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हो गया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग हो गया। फिर उसके बाद जो है पॉलिटी, IR, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये प्री प्लस मेंस दोनों के हैं। और प्री में कुछ स्पेशल जोड़ दिया जाए तो CSET हो गया और करेंट अफेयर्स हो गया, और PYQ तो है ही, सबसे मेन सोर्स वही है। केवल मेंस की बात करें तो सोसाइटी, यू हैव टू स्टडी सोशल जस्टिस, गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, एथिक्स नीति शास्त्र, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पूछ रहा है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की बात कर रहा है। तो 23 से 24 आपको मोटा मोटी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतने ध्यान रखो। और अभी से अगर UPSC 2027 देना है विदाउट कोई प्लान बी किए हुए, तो स्ट्रिक्ट रहना है UPSC पे, तो नाउ अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अब कुछ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। प्रीलिम्स में GS1 जिसको हम 9:30 से 11:30 टाइमिंग में होता है, जिसको GS पेपर कहते हैं, सामान्य अध्ययन की पेपर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स की होती है। इसकी निगेटिव होती है, निगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन पे 0.66 यानी 2/3 नंबर कट जाते हैं, सॉरी 2/3 नहीं 1/3 नंबर कट जाते हैं, ये 1/3 नंबर। तो यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 6 नंबर के। तो 6 नंबर में यदि आप 1/3 करो तो आपके एक क्वेश्चन का मार्क कट जाएगा, यानी यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन का मार्किंग जो है आपके नंबर से घट जाएगा। उसी तरीके से CSET का है जिसको हम GS2 बोलते हैं, जो 230 से 430 तक इसका एग्जाम होता है, ये PM है सॉरी। तो CSET पेपर जो है इसको कहते हैं, एक क्वेश्चन इसका 2.5 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन है 200 मार्क्स की होती है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग यानी एक क्वेश्चन पे 0.83 मार्क्स जो है कट जाएंगे। इसका मतलब है यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन का सही नंबर आपके सही में से काट लिया जाएगा। तो ये रहा कुछ बेसिक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का पैटर्न। हम इतना बेसिक बात इसलिए कर रहे हैं कि आप समझो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इतने सिलेबस पढ़ने हैं, एग्ज़ाम हो कैसे रहा है, इसीलिए इतनी डिटेल बात करें, क्योंकि आगे का जो भी रोड मैप होगा इसी सब्जेक्ट के बेस पे आगे हम तैयार करेंगे। अब बढ़ते हैं UPSC मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न का। UPSC मेंस का एग्ज़ाम होता है 3-3 घंटे का होता है, 9 से 12 बजे तक सुबह में मॉर्निंग में, और फिर 2 से 5 बजे तक होती है। इसमें 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है और 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 250 मार्क्स की। इसमें क्वालिफाइंग पेपर को छोड़कर क्वालिफाइंग पेपर जो है वो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसका। अब देखते हैं पेपर 1 की बात करें और पेपर 2, ये एक ही दिन होता है। पहले ही दिन में आपको पेपर 1 और पेपर 2 होगा, 9 से 12 पहला पेपर होगा और 2 से 5 दूसरा पेपर होगा, एक ही दिन में, और ये होता है फ्राइडे को। तो डे 1
9 से 12 पेपर 1 और 2 से 5 पेपर 2। इसको कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब है इसका मार्किंग्स आपके 1700 नंबर का जो मेंस का ओरिजिनल मार्कशीट होता है उसमें नहीं जुड़ता है। तो जो मॉर्निंग वाला जो सेशन होता है उसमें इंडियन लैंग्वेज यानी भारतीय भाषा 22 जो भाषा है उसमें कोई भी शामिल भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 8वीं यानी सूची वाली तो 22 भाषा है। और एक कंपलसरी है इंग्लिश की, जो 2 से 5 टाइमिंग में होगा वो इंग्लिश होता है और कंपलसरी पेपर होता है, इसको आपको देना ही है। भारतीय भाषा में आप हिंदी चूज कर सकते हो, मराठी, बंगाली, गुजराती कुछ भी चूज कर सकते हो, पर एक इंग्लिश तो देना पड़ेगा आपको क्योंकि ये कंपलसरी है। अगर यदि इसकी डेट की बात करें तो 21 अगस्त से प्रायः स्टार्ट होती है। 21 अगस्त से मेंस की वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहले दिन वही क्वालिफाइंग पेपर होता है सुबह में और दोपहर में। तो 31 अगस्त 2025 को हुआ था ये पेपर। दूसरे दिन की बात करें डे 2 की तो पेपर 3 होता है, जिसको हम पेपर 3 कह रहे हैं। वो 9 से 12 बजे तक होता है मॉर्निंग में। एस्से होती है और वो 22 अगस्त को होता है सैटरडे को। यदि पेपर 4 और पेपर 5 यानी ये एक दिन 2 पेपर होते हैं। तीसरे दिन जो बात कर रहे हैं उस दिन 2 पेपर होते हैं, 9 से 12, 2 से 5 GS 1 होंगे और GS 2 होंगे। ये होंगे संडे को 23 अगस्त और संडे को होंगे। तो जिस दिन ऐसे होता है केवल एक दिन वही पेपर होता है, उसके साथ दूसरा कोई और पेपर नहीं होता है। नहीं तो क्वालिफाइंग दोनों पेपर एक साथ, GS 1 GS 2 एक साथ, एंड GS 3 एंड GS 4 जो है वो एक साथ होता है, चौथे दिन होता है। पर ये लगातार नहीं होता है, इसके बीच में 1 वीक का गैप हो जाता है। ये संडे को ख़त्म हो गया और ये नेक्स्ट वीक बात करेंगे 30 अगस्त को ये पेपर होता है। अगले एक हफ्ता का गैप दिया जाता है 5-6 दिनों का, कि सैटरडे को होता है 30 अगस्त को GS पेपर 3 और GS पेपर 4 होता है। फिर यदि पेपर 8वें और 9वें पेपर की बात करें यानी टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 5वां दिन होता है और ये 30 को हुआ तो ये 31 अगस्त को संडे को होता है। और ये 9 से 12 वही 2 से 5 ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो कि पेपर का कैसे कैसे पैटर्न है, कि पहले 21 को हुआ, फिर 22 को हुआ, फिर 23 को हुआ और एक वीक छोड़ करके फिर अगले 30 को और 31 को होता है। पहले क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उसके बाद एस्से, उसके बाद GS का चारों पेपर, फिर उसके बाद ऑप्शनल का पेपर होता है। GS 1-2 के एक वीक बाद GS 3-4 का पेपर होता है। तो टोटल हमारा कितने दिन का एग्ज़ाम हो गया? 5 दिन एग्ज़ाम चलती है। तो यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेंस तैयार नहीं करोगे, मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, तो 5 दिन आप कैसे लिख सकते हो? और इतने 3-3 घंटे 2 टाइम के, तो ये तो मुश्किल हो जाएगी। अब इसकी मार्किंग पैटर्न की बात करते हैं। क्वालिफाइंग पेपर जो होता है उस एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश हमने देख लिया। उसमें दोनों 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स, इसमें भी 300 मार्क्स। और इसमें 25% मात्र लाना ज़रूरी होता है। 25% से कम आ गया तो यू विल बी डिस्क्वालीफाई इन मेंस पेपर। तो 25% का कितना मतलब हो गया? 75 मार्क्स, यानी 300 का 25% 75 यानी 75 मार्क्स हो गए। GS एंड ऑप्शनल यही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, जिसके नंबर जुड़ते हैं और इसी नंबर के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये 3 आवर्स के पेपर होते हैं और ये 250 मार्क्स के होते हैं, जबकि ये कितने थे? 300 मार्क्स के थे। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 1 से 10 नंबर तक का जो क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है और 150 वर्ड्स में लिखना रहता है। जबकि 11 से 20 नंबर यानी 11 से 20 नंबर का क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का होता है और 250 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो ये आप पैटर्न ध्यान रखें कि 1 से 10 नंबर तक का जो क्वेश्चन रहता है वो 10 मार्क्स और 150 वर्ड्स, जबकि 11 to 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क्स और 250 वर्ड्स में होता है वो। जब धीरे धीरे हम मेंस पे बातें करेंगे तो हम ये भी पैटर्न देखेंगे और ये भी बातें करेंगे कि यदि 1 और 2 नंबर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछ रहा है तो 11 और 12 नंबर क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से रहेगा। हर साल ये पैटर्न 2018 के बाद से यानी 2018 के बाद से ये फिक्स हो गया है कि 1 और 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से तो 11 एंड 12, फिर उसके बाद 3 और 4 एग्रीकल्चर से तो 13 और 14 एग्रीकल्चर से रहेगा। इस तरीके का ये पैटर्न होता है कि अगर 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक पॉलिटी का आ गया तो फिर 11 से लेकर के 15 नंबर क्वेश्चन तक वो पॉलिटी का रहेगा। तो जब हम मेंस की पेपर पूरा डिस्कस करेंगे तो ये सारी पैटर्न वहाँ देखेंगे हम। तो अब हम मोटा मोटी यदि बात करें तो पहला यही प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 होता है, 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक के लिए 2 नंबर दिया जाता है और 1 थर्ड नंबर काट लिया जाता है गलत के लिए। फिर CSET का तो 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 मार्क्स प्रति क्वेश्चन के लिए दिया जाता है और गलत पे 1/3 यानी 0.83 काट लिया जाता है। फिर अब CSET में जो है वो आपको 33% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, यानी 67 नंबर के समथिंग आपको लाना है 200 में से, तो आप क्वालिफाई कर पाओगे। मुख्य परीक्षा की बात करें तो पहला है भारतीय भाषा क्वालिफाइंग पेपर जो 300 मार्क्स का होता है। फिर अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर
ये कंपलसरी होता है, ये भी 300 मार्क्स। फिर उसके बाद निबंध, फिर GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड संस्कृति वो कल्चर है, तो भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल तथा समाज है ये सब। पेपर 2 में हमने बात किया था कि पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था, तो ये डिटेल दिया हुआ है, तो हमने ऊपर पेपर 1, 2, 3, 4 सभी का बात कर लिया है। और जो पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है इसमें। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस की। प्रीलिम्स का सिलेबस है क्या? तो GS पेपर 1 की बात करें, यदि सामान्य अध्ययन की बात करें, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दिया हुआ है पर पूछता ब्रॉड है। इसमें तो एंशिएंट मेडिवल की चर्चा नहीं है, पर भारत का इतिहास में आपके एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर सारे आ जाएंगे उसमें। फिर भूगोल यानी भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों भूगोल पूछते हैं। फिर भारतीय राज्यतंत्र और शासन यानी संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। बस प्रीलिम्स का इतना ही सिलेबस है पॉलिटी का। ये है इकोनॉमिक्स, आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। फिर इन्वायरमेंट का सिलेबस जो है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, और जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में जा करके नहीं पढ़ रहे हो, बजाय कि आप यदि फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे रहे हो तो इन्वायरमेंट आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। और फिर ये है जनरल साइंस, तो इसको हम बोलते हैं SNT यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब GS पेपर 2 यानी CSET की बात करें, और हम इतना बेसिक बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पता चलेगा कि 2026 में जो पेपर हुआ था वो हम कम्युनिकेशन नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस बार कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्ति कौशल पूछ रहा है, फिर तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सारे जितने भी ये दिया हुआ है सिलेबस, इसमें से जो है अब ये निर्णय लेना और समस्या समाधान इस बार CSET में भी पूछ लिया। तार्किक कौशल और विश्लेषण क्षमता ये तो पूछता ही है। संचार कौशल, ये संचार वाला सेक्शन इस बार पूछ लिया, जो कि पहले कभी नहीं पूछा था ये, तो ये हमारे लिए टफ पड़ गए थे CSET इस बार। तो ये है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। यदि मेंस के सिलेबस देखें तो वेट अ मिनट, ये रहा मेंस का सिलेबस। मेंस में GS है तो सामान्य अध्ययन में अब देखते हैं, ये रहा GS पेपर 1। GS पेपर 1 में क्या है? भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। अब इतनी डिटेल्ड सिलेबस दी हुई है, ये सिलेबस देखो आपकी, ये सारी सिलेबस एक एक कीवर्ड को पढ़ना पड़ेगा। इसे एक एक कीवर्ड से हम पढ़ करके नोट्स बनाएंगे, इसे कैसे PYQ आए हुए हैं, एक एक टॉपिक से, एक एक कीवर्ड से कितने PYQ पूछे हुए हैं, सारे पे बात करेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद पेपर 3 जिसको हम GS2 बोल रहे हैं, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें भी 4 होते हैं, तो ये सभी सिलेबस बारीक देखेंगे। फिर उसके बाद पेपर 4 में जिसको हम GS3 बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का भी सेक्शन आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, इंटरनल सिक्योरिटी आ गया, और उसके बाद लास्ट में हमारा GS4 का पेपर है जिसमें इथिक्स आता है। इथिक्स में जितने भी ये माइक्रो टॉपिक्स है सारों पे बात करेंगे, और एक एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन के मेंस का हम लोग डील करेंगे। ये सब करेंगे कैसे? धीरे धीरे रोड मैप पे भी बातें करेंगे, सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेंस के सिलेबस का हमारा ओवरव्यू हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। मेंस सिलेबस हमने ओवरव्यू कर लिया, ऑल पेपर का ओवरव्यू, जितने भी मेंस का पेपर है सारे, यदि अगर हम GS3 मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए GS3 250 मार्क्स का होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो आता है वो हमेशा फिक्स रहता है, 1 और 2 नंबर, 11 और 12 नंबर। एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन आता है वो 3 और 4 नंबर और 13 और 14 नंबर। साइंस एंड टेक का 5 and 6 और 15 और 16 यानी 15 and 16। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों मिक्सअप में आते हैं, तो 7, 8 और 17, 18, क्योंकि कभी कभी 7 नंबर क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रहेगा तो कभी 8 नंबर रहेगा इन्वायरमेंट से, कभी कभी 8 नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट से आ जाते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी का 9, 10 और 19, 20। अब इसका हम लाइव एग्जाम्पल समझते हैं, मामला है क्या। ये देखो आप, ये है 2025 का पेपर, वेट अ मिनट, हाँ ये मेंस 2025 का पेपर है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आप पढ़ो, मानव विकास सूचकांक HDI तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI, दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। दूसरा भी है इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन किससे हो गया? तो इंडियन इकोनॉमी से। अब 11-12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो 11-12 नंबर कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहा है, ये भी इकोनॉमिक्स की है। और उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी PLI,
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, तो ये भी इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न फिक्स है 2018 के बाद से कि कितने नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना बारीक डिटेल्ड करने से क्या फ़ायदा है, इतना बारीक बात करने से। इससे फ़ायदा ये है कि जब आप पेपर देख करके पहले से ही उसको इतना ओवरव्यू कर लोगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कितने नंबर पे कौन सा पेपर आता है। और लगातार पेपर देखते रहने से हमें प्रीलिम्स का पीवाईक्यू क्यों कहा जाता है देखने का, चाहे मेंस का है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही तो हमें पता चलता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, थीम क्या है। तो ये था हमारा एक पेपर का। जैसे जैसे हम डिटेल्ड बात करेंगे सारे पेपर के एनालिसिस करेंगे हम। तो ये तो रहा कि हमने सिलेबस देख लिया, फिर उसका पीवाईक्यू कुछ देख लिए, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सभी देख लिए। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, प्रिपेयर कैसे होंगे, दिसंबर तक कैसे तैयार करेंगे। तो मेंस प्रिपरेशन के लिए 20 दिसंबर 2026 तक हम टारगेट रखेंगे कि वहाँ तक हमारा पूरा मेंस का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। अब उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, एक है सारथी आईएएस की डेली शेड्यूल के हिसाब से वो तैयारी कराते हैं सर। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की उसकी अच्छाई नहीं कह रहा है या फिर उसका जो है प्रमोशन या कुछ ऐसा नहीं कर रहा, पर एक सारथी आईएएस का जो एक MRBD है यानी मेंस रेडी बाय दिसंबर, ये फ्री इनिशिएटिव है, टेलीग्राम पे शिविन सर, डॉक्टर शिविन चौधरी चलाते हैं। और एक वो MMP जो है वो पेड है, वो रन करते हैं वो। तो ये शेड्यूल देते हैं डेली के हिसाब से कि आज आपको पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन कौन सा टारगेट है, फोर्थ डे कौन सा टारगेट है। तो मैं क्या इसी ले रहा हूँ क्योंकि ये टारगेट बेस्ड वो तैयारी कराते हैं। पर ध्यान रखें ये प्रायः जो है इंग्लिश मीडियम में होते हैं, इनके जो मटेरियल होते हैं वो हिंदी में है, पर जो टीचर होते हैं जो लेक्चर लेते हैं वो प्रायः इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में ही होते हैं वो। तो या तो आप यहाँ से कर सकते हो मेंस रेडी बाय दिसंबर फ्री इनिशिएटिव, या फिर आप MMP कोर्स ले सकते हो, पेड कोर्स है वो आपके हिसाब से आप, या फिर एक नेक्स्ट IAS की AIM प्रोग्राम आती है जो 2027 के लिए अभी लॉन्च हुई है, एडवांस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। ये भी शेड्यूल ओवरव्यू होता है कि एक दिन में पहले आज आपको इतना शेड्यूल दे दिया गया, इतना टारगेट, और ये पढ़ो और फिर इसी का आंसर राइटिंग करो। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे डेली, फिर दूसरे दिन ऐसे ही टारगेट दिए जाएंगे और फिर आपको टारगेट पढ़ो और उसके 5 आंसर राइटिंग करो। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे डेली। उसके अलावा वीकली टेस्ट भी होता है। तो ये 18 जून से स्टार्ट हो गई है। 18 जून से कुछ ओरिएंटेशन वगैरह है, तो 22 जून से ये मूलतः स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसकी आपको दिखाता हूँ उसकी शेड्यूल। ये रही शेड्यूल इसकी, ये देखो। इनकी जो है मुख्य परीक्षा चरण की बात करते हैं तो ये 18 जून से स्टार्ट हुई है, जिसमें ओरिएंटेशन होगा और असाइनमेंट लेखन वर्कशॉप बताया जाएगा 19 जून से। बाकी 22 जून से जो है वो इनकी शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगी कि आपको 22 जून से लेकर के 12 जुलाई तक पॉलिटी चलेगा और 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट 21 दिन चलेंगे 13 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक। ये भी ठीक रहेगा कि 21 दिन में समाप्त हो जाएंगे और 75 असाइनमेंट और 3 टेस्ट कराए जाएंगे। हर वीक में एक टेस्ट होगा तो 21 दिन में 3 टेस्ट हो जाएगा, 3 हफ्ते में। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, ये भी 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक 21 दिन चलेंगे। तो आप देखो ये ऐसे शेड्यूल बैठा करके इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, नीति, इथिक्स, फिर इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, फिर आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया का, ये सब तो सारे जो है वो नवंबर दिसंबर तक जो जाते जाते हैं टोटल कंप्लीट हो जा रहा है। आपके जितने भी प्री प्लस मेन सब्जेक्ट है वो, प्री की नहीं, सीसेट वगैरह ये सब नहीं, ये जो भी मेंस की जो होलिस्टिक सब्जेक्ट है वो, क्योंकि मेंस में जो सब्जेक्ट है वही तो बाद में प्री में आता है ना। तो मैं यही कह रहा कि आप जो अगर कोई भी कहीं से भी फॉलो करते हो तो डेली बेसिस पे शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करो। जब तक आपके पास एक टारगेट गोल शेड्यूल नहीं रहेगा तो आप तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने बात कर ली कि कौन सी शेड्यूल फॉलो, और बाकी आप विज़न की, फोरम की, किसी भी इंस्टीट्यूट की शेड्यूल अगर फॉलो करना चाहते हो, शेड्यूल फॉलो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पे करना पड़े। आप शेड्यूल वेबसाइट से डाउनलोड करके तरीके से या किसी अपने दोस्त यार से, टेलीग्राम से, कहीं से हेल्प लेकर के कर सकते हो। यदि आप मेरे साथ यदि करना चाहते हो तो मैं ये शेड्यूल फॉलो करूँगा, जिससे हम इसी बेस पर डिस्कस करते चलेंगे। इसी से हम अपना जो भी आगे का मेंस का प्रोग्राम है हम इसी के बेस पर रन करेंगे। जैसे पहला जो सेशन है वो इन्होंने पॉलिटी से स्टार्ट की है। 22 दिसंबर से डेली टारगेट मिलेंगे और आप डेली टारगेट पे पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। और आपको अब ये आप मेरे साथ कैसे जुड़ोगे, अगर इसे जुड़ना है तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा। मैं शेड्यूल भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप शेड्यूल को पढ़ो, उसके हिसाब से आंसर राइटिंग करो। मैं उसका भी एक सेशन बनाऊंगा, लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, जहाँ पॉलिटी स्टार्ट हो रही है तो उसके PYQ कैसे करें, कितने PYQ पूछे। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, ये देखो, ये पॉलिटी की सिलेबस है। ये 1 से लेकर के 9 तक जो है वो पॉलिटी की सिलेबस है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सारी जितने भी पॉलिटी की सिलेबस है सभी पे एक एक कीवर्ड पे बातें करेंगे। उसे कितने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं, सारे सिलेबस को हम कीवर्ड में एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड माइक्रो एनालिसिस करेंगे, ताकि हम समझ पाए कि आखिर वो सिलेबस कहना क्या चाहता है। क्योंकि ऐसा मामला होता है ना कि हम सिलेबस पढ़ लेते हैं पर उसका मीनिंग हमें समझ नहीं आता, फिर हमें ये समझ में नहीं आता है कि उस सिलेबस को डिकोड कैसे करें, फिर उसमें हम PYQ आया है वो कैसे चेक करें, फिर उसे हम आंसर राइटिंग कैसे करें, PYQ को नोट्स कैसे बनाए, PYQ पे सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ, जैसे जितने भी मेन सिलेबस है उसको मैंने डिफाइन कर रखा है। फिर ये देखिए 2025 में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, 2024 में, फिर आपके 2023, फिर 2022, 2021 में, तो यहाँ से लेकर के 2025 से लेकर के 2013 तक, यानी टोटल 2023 तक जो है 2013 तक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब माइक्रो टॉपिक में डिवाइड करेंगे। जैसे पहला टॉपिक उसका पॉलिटी का सिलेबस क्या है, तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान। अब इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है कि ये अलग किया हुआ है, ये देखिए आप। फिर उसके बाद संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे एक जगह कंपाइल है। हम इसी के बेस पे नोट्स भी बनाएंगे और सारी चीज़ें बातें करेंगे। शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक कितने 1, 2 और 3 क्वेश्चन पूछा है, तो सेपरेशन ऑफ पावर पे ये 3 क्वेश्चन किस थीम पे पूछा हुआ है वो थीम बात करेंगे जब PYQ की एनालिसिस करेंगे तब। तो इसमें मेंस की तैयारी करने में यदि आपके पास रोड मैप है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर ये इतने सब्जेक्ट है कि यदि हम नॉर्मल तैयारी करें बिना शेड्यूल के ऐसे ही रैंडम तरीके से, तो आप इतने सब्जेक्ट है कि भटकते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कौन तैयार हुआ नहीं तैयार हुआ। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ ले रहे हैं पर मेंस का क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, ज्योग्राफी में पूरा डीप नॉलेज है पर आंसर राइटिंग नहीं हो रही, तो फिर उसे बेनिफिट क्या है, आप तो प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे पर मेंस नहीं होगा, दैट मीन्स यू कैन नॉट गेट सेलेक्टेड, तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो फिर। तो हम सारी चीज़ें एकदम अपने तरीके से हम बात करेंगे। तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप। हम जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मेंस की सब्जेक्ट है, सारे को एकदम शेड्यूल के हिसाब से एक एक सिस्टम के हिसाब से ख़त्म करते चलेंगे और उसकी PYQ भी कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं पॉलिटी है तो इसकी सिलेबस को कमांड कर लेंगे, सिलेबस को डिकोड करेंगे, एक एक मीनिंग समझेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो है हम इसके PYQ पे काम करेंगे कि उस टॉपिक से कितने PYQ पूछे हैं। तीसरा, अब हम नोट्स कैसे बनाएंगे, तो ये भी बात करेंगे कि हम पढ़ तो लिए पर इसको 1 पेज में 2 पेज में नोट्स कैसे बनाएं, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको शेड्यूल फॉलो करने पड़ेंगे, तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और यदि आप डेली 3-4 क्वेश्चन लिखते हो या वीकली आकर के वीकली टेस्ट देते हो, खुद से एनालिसिस करते हो, वहाँ पे हम लोग एनालिसिस की भी बात करेंगे, टेस्ट लिखो, इवैल्यूएशन कैसे होगी, सारी प्रोसेस पे बात करेंगे। तो आप आराम से जुड़े रहो इससे। 22 तारीख से शेड्यूल स्टार्ट हो रही है, उससे पहले मैं शेड्यूल ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम पे ये इसका लिंक टेलीग्राम का दे दूंगा और आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हो। तो आप जुड़े रहिए इसके लिए। फिर हम आगे जो भी पॉलिटी की सिलेबस और PYQ की एनालिसिस है वो हम अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसकी एनालिसिस करेंगे कैसे क्या करनी है। तो बस आज के लिए यही, और आप सभी अंत तक बने रहे देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।